चलिए, तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे अन्य उर्वरकों के बारे में। देखिए, रासायनिक उर्वरक हमारा क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है। उसमें क्या है, पहले हमने पोटेशियम उर्वरक के बारे में देखा था पिछले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे अन्य उर्वरकों के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, अन्य उर्वरक लिखेंगे यहाँ, अन्य उर्वरक। अन्य उर्वरक, तो देखिए पहला उर्वरक लेंगे हम SRNF। SRNF, अब देखिए यह होता क्या है, देखेंगे SRNF। इस उर्वरक के बारे में बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है उसको देख लेते हैं। देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, SRNF उर्वरक की फुल फॉर्म क्या होती है, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। यह इसका मतलब है, यह नाइट्रोजन को किस रूप में देता है, बहुत धीरे तरह से देता है। पेड़ पौधों को किस रूप में उपलब्ध कराता है, यह नाइट्रोजन को पेड़ पौधों को स्लो यानी कि धीमी गति से क्या है, उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। यह नाइट्रोजन को किस रूप में कराता है, ऐसे उर्वरक जो धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं वे क्या होते हैं, SRNF। तो देखिए इसके बारे में लिखेंगे, अब यह है फर्टिलाइजर, लिखेंगे नीचे, यहाँ लिख लेते, यह उर्वरक नाइट्रोजन को धीमी, कोष्टक में लिख लीजिए, धीरे धीरे यह उर्वरक नाइट्रोजन को धीमी गति से पौधों को देता है। ये उर्वरक होते हैं SRNF, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं। वो नाइट्रोजन को किस रूप में देते हैं, धीरे धीरे देते हैं। रूप यानी कि रूप में नहीं, धीरे धीरे देते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है ना। किस रूप में देते हैं, सॉरी यार उल्टा बोल रहा है, यानी कि धीमी गति से क्या है, पेड़ पौधों को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना, धीमी गति से उपलब्ध कराते हैं। तो इनका उदाहरण देख लेंगे हम। देखिए, अब ये धीमी गति से पेड़ पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, तो इनके मतलब कारण क्या है कि इनका उपयोग किया जाता है, हमें खेतों में इनका उपयोग क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं। तो देखिए, यह क्या है, अगर धीमी गति से नाइट्रोजन को देगा ये, तो इसका क्या है, धीमी गति से क्या है, नाइट्रोजन का नुकसान होगा, और क्या है, इसका बाष्पीकरण कम होगा, और क्या है, ये लीचिंग की प्रक्रिया को क्या है, कम कर देगा। तो कारण लिखेंगे, इनका उपयोग का कारण, इनके उपयोग का क्या कारण है उसके बारे में देखेंगे। क्या कारण है, यह बाष्पीकरण को कम करता है, ठीक है ना। क्या कारण है, यह बाष्पीकरण को कम करता है। देखिए पहला कारण लिखेंगे, ये उर्वरक बाष्पीकरण को कम करते हैं। और दूसरा कारण लिखेंगे, लीचिंग को क्या है, ये लीचिंग को भी क्या है, ये कम कर देते हैं, ठीक है ना। लीचिंग को भी क्या है, कम करना, लीचिंग को भी क्या है, ये कम करते हैं, लीचिंग को भी क्या है, ये कम करते हैं। लीचिंग क्या होती है, पौधे की जड़ों से पोषक तत्वों का नीचे चले जाना, उसे क्या कहते हैं, हम लीचिंग कर दे जाते हैं, लीचिंग कहते हैं। और यह तीसरा कारण है, ये नाइट्रोजन को धीमी गति से
क्या है, पौधों को उपलब्ध कराता है। नाइट्रोजन को किस रूप में कराता है, ये सॉरी धीमी गति से। नाइट्रोजन को क्या है, यह नाइट्रोजन को धीमी गति से देता है ताकि नाइट्रोजन का नुकसान कम हो। ठीक है, यह नाइट्रोजन को धीमी गति से देता है, उस जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन का नुकसान कम होता है। ठीक है ना, धीमी गति से देता है तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन का नुकसान क्या है, कम होगा। तो अब इसके क्या है, उदाहरण देखेंगे, SRNF के उदाहरण देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, उदाहरण में लिखेंगे। पहला उदाहरण देखेंगे हम नीम कोटेड यूरिया। उदाहरण में क्या देखेंगे, पहला देखेंगे हम नीम कोटेड यूरिया। तो उदाहरण लिखेंगे, देखिए उदाहरण पहला लिखेंगे हम, उदाहरण नंबर 1, नीम कोटेड यूरिया। अब देखिए नीम कोटेड यूरिया क्या होता है, इसको समझ लीजिए, ध्यान से समझना। जैसे कि यूरिया में हम नीम के पत्तों का या निमोलियों का, नीम में वो आते हैं ना, फल आते हैं ना, नीम का फल आता है, वो थोड़ा सा आता है निमोली का, उसका क्या है, या तो हम नीम की पत्ती का घोल बना लें और उसको क्या है, यूरिया में मिला दें, तो उससे क्या है, यूरिया के जो कण हैं उन पर क्या है, ये परत बन जाएगी, जिससे क्या है, बाष्पीकरण कम होगा और नाइट्रोजन को क्या है, वो धीमी गति से रिलीज कराएगा और लीचिंग की भी क्रिया क्या है, कम होगी। तो वह होता है नीम कोटेड यूरिया। जैसे कि मान लीजिए यह क्या है, हमारा यूरिया है, देखिए समझिए, यह क्या है, यूरिया है हमारा। यूरिया क्या है हमारा, ऐसे दाने दाने होते हैं यूरिया, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं ना यूरिया में, होते हैं। तो ये क्या है, नीम का घोल, नीम के पत्तों का घोल, नीम के पत्तों का घोल, इसमें क्या है, यूरिया में क्या है, हम मिला देंगे, मिलाना। तो क्या है, यूरिया के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे ये कण है, तो इस पे क्या है, ये क्या है, इस नीम के घोल की क्या है, हर कणों पे क्या है, परत बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी, जिससे क्या है, परत बन जाएगी, तो जिससे क्या है, धीरे धीरे क्या है, ऑक्सीजन मिलेगी यूरिया को, तो क्या है, उसका बाष्पीकरण कम होगा, जिससे क्या है, बाष्पीकरण कम होगा। ठीक है ना, और धीरे धीरे क्या है, नाइट्रोजन को भाई क्या है, पेड़ पौधों को क्या है, उपलब्ध कराएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं नीम कोटेड यूरिया, यानी कि यूरिया में नीम का घोल, यानी कि नीम के पत्तों का घोल या नीम का जो फलाता है उसे क्या कहते हैं, निमोली का घोल यूरिया में मिला देना, उसे क्या कहते हैं, नीम कोटेड यूरिया। ठीक है ना, तो यही होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें नीम कोटेड में एक बार लिख लेते हैं, यूरिया में नीम के पत्तों का घोल या निमोली का घोल यूरिया में मिला देते हैं, जिससे यूरिया के कणों पर एक परत
बन जाती बन जाती है, जिससे बाष्पीकरण कम होता है। जिससे क्या है, नीम के पत्तों से मिलाने के बाष्पीकरण कम होता है। और नाइट्रोजन को क्या है, ये धीरे धीरे रिलीज करता है। और नाइट्रोजन को धीरे 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 रिलीज करता है। तो यही क्या होता है, ये क्या लिखा है मैंने, ये किस बारे में लिखा है कि नीम कोटेड यूरिया क्या होता है। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देख लेंगे हम इसका। उदाहरण नंबर दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर देखेंगे 2। उदाहरण नंबर 2, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, सल्फर कोटेड यूरिया। यही भी, इसमें भी यही क्रिया की जाती है। तो क्या हो जाएगा, सल्फर, इसमें भी क्या है, ऐसी क्रिया इसमें की जाती है जो इसमें हुई है, ठीक है ना। तो सल्फर कोटेड यूरिया, इसमें क्या पाई जाती है, इसका बाष्पीकरण कम होता है। इसी वजह से क्या है, इसका बाष्पीकरण कम होता है और इसमें क्या है, सल्फर पाई जाती है। तो लिख लेंगे यहाँ, इसका भी इसी प्रकार बाष्पीकरण कम होता है, बाष्पीकरण कम होता है। और इसमें क्या है, सल्फर पाई जाती है। सल्फर की मात्रा किसके लिए उपयोगी होती है, ज्यादा तिलहनी फसलों के लिए, क्योंकि तिलहनी फसलों में क्या है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है सल्फर, और क्या है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, उपयोगी होता है सल्फर, ठीक है ना। और तीसरा उदाहरण लिख लीजिए, कौन सा रहेगा, तीसरा उदाहरण हो जाएगा जिंक कोटेड यूरिया, ठीक है ना। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, जिंक कोटेड यूरिया। तीसरा उदाहरण हो जाएगा जिंक कोटेड यूरिया। तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, जिंक कोटेड यूरिया। अब चौथे उदाहरण को देखेंगे। चौथा उदाहरण देख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, देखिए यहाँ लिख लेते हैं उदाहरण नंबर चौथा। उदाहरण नंबर 4 थायो यूरिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिए उदाहरण नंबर 3, ठीक है ना। चौथा उदाहरण लिखेंगे हम थायो यूरिया। थायो यूरिया, थायो यूरिया, ठीक है ना। सही से लिख देता हूँ इसको मिला के। चौथा हो जाएगा हमारा थायो यूरिया। थायो यूरिया, अरे यार भाई ऐसे यार, थायो यूरिया। अब ये थायो यूरिया क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। थायो यूरिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आलू के अंकुरण को बढ़ाने में किया जाता है। थायो यूरिया का उपयोग क्या किया जाता है, आलू के अंकुरण को बनाने के लिए किया जाता है, ताकि आलू में अंकुरण ज्यादा आ जाए, तो क्या है, हमें अच्छी पैदावार उपलब्ध हो। थायो का मतलब, इसमें थायो का मतलब क्या होता है, देखिए थायो का मतलब होता है सल्फर। सल्फर, थायो का मतलब, थायो का मतलब थायो का मतलब किससे है, सल्फर से। यानी कि इसे थायोयूरियम क्या होती है, सल्फर, सल्फर होती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पर्णीय छिड़काव में किया जाता है। पर्णीय छिड़काव में, इसका क्या है, हम पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं, और आलू में अंकुरण बनाने के लिए। और किस में उपयोग किया जाता है, आलू में अंकुरण के लिए, ठीक है ना। और कहाँ उपयोग किया जाता है इसमें, आलू के अंकुरण के लिए। तो इसको उतार लीजिए आप, और मैं क्या है इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो उतार लीजिए, उतार लिया हुआ। अब इसको क्या है, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए उतार लीजिए। अब देखेंगे हम और उर्वरकों के बारे में, ठीक है ना।
थायो यूरिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? आलू के अंकुरण को बढ़ाने के लिए। ध्यान रखना, थायो का मतलब क्या होता है? थायो का मतलब होता है सल्फर से। तो अब देखेंगे कैल्शियम के उर्वरक, दूसरा टॉपिक डाल लीजिए। हाँ, अब देखेंगे कैल्शियम के उर्वरक, ठीक है ना। इसको रख देता हूँ मैं यहाँ। अरे भाई यार, नहीं आ रहा रखा है। अब देखिए दूसरा रखिए कैल्शियम के उर्वरक, कैल्शियम के उर्वरक। तो देखिए दूसरा टॉपिक है ये, तो कैल्शियम के उर्वरक। कैल्शियम का उर्वरक क्या होता है? जिप्सम होता है, ठीक है ना। तो जिप्सम लिखेंगे, जिप्सम। कैल्शियम का उर्वरक हो जाएगा हमारा जिप्सम। देखिए दोस्तों, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र क्या होता है? ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। CaSO4.2H2O। देखिए क्या होता है? CaSO4.2H2O। अब देखिए दोस्तों, इसमें कैल्शियम कितना पाया जाता है? कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा इसमें दोस्तों देखिए कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है? कैल्शियम को CS प्रदर्शित करते हैं तो 20 से 24 पाई जाती है। कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है इसमें? 20 से 22 पाई जाती है, सॉरी 24 नहीं, 20 से 22 पाई जाती है। और इसमें क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाती है जब सब में? 20%, ठीक है ना। सल्फर की कोष्टक में एस से दर्शाते हैं सल्फर की मात्रा। सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाती है इसमें? 20%, ठीक है ना। सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाती है इसमें? 20%। तो देखिए जेड एन जिंक के बारे में बात करेंगे ना। तो जिंक का उर्वरक, जिंक का उर्वरक, ठीक है ना। इस उर्वरक के बारे में बात करेंगे तो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? देखिए सूत्र होता है ZnSO4 पॉइंट ZnSO4H2O, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको? H2O, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, इसको क्या कहेंगे? जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। अब देखिए दोस्तों, इसमें जिंक की मात्रा कितनी पाई जाती है? देखिए इसमें जिंक की मात्रा कितनी पाई जाती है? 33% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 33% पाई जाती है। और एक और सूत्र होता है ZnSO4.7H2O। देखिए ZnSO4.7H2O, ये कितना है? 7 है, ठीक है ना। ये कितना है? 7, ठीक है ना। ZnSO4.7H2O, इसे क्या बोलेंगे हम? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसे क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितने? 7 है और इसमें ऑक्सीजन 1 है। इसमें ऑक्सीजन 1 है तो इसको क्या बोला? मोनो। इसमें ऑक्सीजन 7 है तो 7 को क्या बोलेंगे? हेप्टा। एथ मैथ वे अंग्रेजी में वे वैज्ञानिक में एथ मैथ प्रो व्यू गिनती चलती है ना, उसी के आधार पर, ठीक है ना। हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है ना। और इसका भूमि में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? भूमि उपचार के लिए भी किया जाता है। और क्या है? इसका पर्णीय छिड़काव के लिए भी क्या है? उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? पर्णीय छिड़काव के लिए, पर्णीय छिड़काव के लिए, पर्णीय छिड़काव के लिए, पर्णीय छिड़काव के लिए। मात्रा कितनी लेते हैं? 0.5%। पर्णीय छिड़काव के लिए इसकी मात्रा कितनी लेंगे? 0.5%। और भूमि उपचार के लिए भी, भूमि उपचार के लिए, भूमि उपचार के लिए भी
किया जाता है। भूमि उपचार में कितना देंगे इसे? 25 से 30 केजी देंगे, 25 से 30 केजी। क्या है? हेक्टेयर, हेक्टेयर, ठीक है ना। 20 से 25 केजी क्या देंगे? हेक्टेयर। अधिकतर सूक्ष्म पोषक तत्वों के उर्वरकों का पर्याय छिड़काव करते हैं हम। क्या है दोस्तों? अधिकतर सूक्ष्म पोषक तत्वों के उर्वरकों का पर्याय छिड़काव करते हैं। तो ये एक नोट लिख लीजिए आप। क्या है? नोट लिख लीजिए, ये नोट लिख लीजिए एक। अधिकतर सूक्ष्म पोषक तत्वों के उर्वरकों का पर्याय छिड़काव करते हैं। अधिकतर सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्याय छिड़काव करते हैं। क्या? अधिकतर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्याय छिड़काव करते हैं। वहां इनकी सांद्रता कितनी होती है? वहां पर इनकी सांद्रता देखिए, इनकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए? वहां पर 0.5%। कितनी होनी चाहिए सांद्रता? 0.5। सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 0.5%। सर्वाधिक कमलीय, सर्वाधिक कम, यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी, सूक्ष्म तत्व है जिसकी सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है भारतीय मृदाओं में? भारतीय में देखिए, सर्वाधिक कमी वाला भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक है, ठीक है ना। सर्वाधिक कमी देखिए, यहाँ लिख लीजिए, सर्वाधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक है। देखिए, यहाँ लिख लीजिए, भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक है। कौन सा है? जिंक है, Zn है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। और क्या है, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया, अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। इतना ही आज के लिए, ठीक है। ओके, बाय।